नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें जो है आपको पढ़ाया गया है पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक अंग, उसके बाद निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं, ठीक है। पुंकेसर, लघुबीजाणुधानी, परागकण, उसके बाद जो है आप परागकण के बाद स्त्री केसर, गुरुबीजाणुधानी, बीजांड, भ्रूणकोश, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद, यह सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जा चुका है इस चैप्टर में, ठीक है। पीछे वीडियो लेक्चर हैं इसके, आप देख सकते हैं। आज जो है आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 समझाया जाएगा, ठीक है। हेडिंग है आज का परागण। परागण के बारे में आप पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखें ध्यान से परागण। तो पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादपों में नर और मादा युग्मक क्रमशः परागकण और भ्रूणकोश में पैदा होते हैं, ठीक है। तो आप पीछे जो पढ़े हैं कि पुष्पीय पादप में नर जो युग्मक हैं वह कहाँ पैदा होते हैं, ठीक है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, जो कहाँ पैदा होते हैं? परागकोश में पैदा होते हैं, परागकोश में पैदा होते हैं परागकण, ठीक है। नर युग्मक परागकोश में पैदा होते हैं जिनको परागकण कहते हैं, और मादा युग्मक किस रूप में होते हैं? बीजांड में, भ्रूणकोश के रूप में, ठीक है। मादा युग्मक बीजांड में भ्रूणकोश के रूप में बनते हैं, ठीक है। अब यह चूंकि दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, दोनों प्रकार के युग्मक क्या हैं? अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है, ठीक है। दोनों अचल हैं, इसलिए दोनों को निषेचन कंप्लीट करने के लिए दोनों को एक साथ लाना होता है, ठीक है। तो यह कैसे संपन्न हो, ठीक है, दोनों युग्मक एक साथ आपस में कैसे मिले, कैसे संपन्न हो, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पूर्ववर्ती भाग में, ठीक है, पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि पुष्पीय पादप में नर और मादा युग्मक क्रमशः, ठीक है, परागकण और भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। परागकोश, ठीक है, परागकोश और भ्रूणकोश में पैदा होते हैं। दोनों ही प्रकार के युग्मक अचल हैं, अतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को ही एक साथ लाना होता है। यह कैसे संपन्न होगा? तो यह कैसे संपन्न होता है? तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागण एक प्रक्रम है, ठीक है। दोनों युग्मक आपस में मिल सकें, तो यह कैसे मिल सकेंगे? तो परागण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दोनों युग्मक मिलते हैं, ठीक है। तो परागण के बारे में आप पढ़ रहे हैं। परागकण, परागकण कहाँ से मिलते हैं? परागकोश में से मिलते हैं, ठीक है। जब परागकण जो है परागकोश से निकलता है, ठीक है, परागकोश से झड़ने के बाद, परागकण परागकोश से झड़ने के बाद का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण क्या होता है? परागण जो है परागकोश से परागकणों, ठीक है, के निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचरण को परागण कहा जाता है, ठीक है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। परागण, ठीक है, की प्राप्ति के लिए जो परागण हो रहा है, परागकण आ रहे हैं, ठीक है, तो परागकण को लेने के लिए, परागण होने के लिए पुष्प जो है, ठीक है, अनुकूलन व्यू विकसित किया है, एक, ठीक है, आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है ताकि परागण कंप्लीट हो सके। क्या आप इस समय अधिक से अधिक बाहरी कारकों की सूची बना सकते हैं कि कौन कौन से बाहरी कारक हैं जो परागण में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप देखेंगे, जल, वायु, कीट, यह सब बाहरी कारक होंगे जो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि परागण में आपने देखा, ठीक है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने के लिए, ठीक है, जो शब्द यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक। परागण में क्या होता है? परागकोश से परागकण झड़ने के बाद स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण
या संचारण को परागण कहा जाता है। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पीय पादप ने आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। ठीक है, ये परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारक का उपयोग करते हैं। ठीक, अब परागण के प्रकार, परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो पराग के स्रोत को ध्यान में रखते हुए परागण को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पराग के स्रोत के ध्यान में रखते हुए परागण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला आप देखो, ठीक है, स्व परागण, इसे कहते हैं स्वयुग्मन ऑटोगैमी, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। अब ध्यान से देखें स्वयुग्मन क्या होता है। ठीक है, जब एक ही पुष्प, ठीक है ना, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, एक ही उसी पुष्प में परागकोश से, ठीक है, उसी पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, ठीक है, वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वयुग्मन ऑटोगैमी या स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, अब ये इस तरह से किस में होता है, मटर में। मटर का फ्लावर आपने देखा होगा, मटर का फूल क्या होता है, खिला, ठीक है, बंद रहता है। इस तरह से यह आप देख रहे हैं कि यह स्वपरागित पुष्प है। ठीक है, इसमें यह मटर का फ्लावर है, यह क्लोज रहता है। इसी के अंदर जो है पराग कण जो है, जो पराग कोश में बनते हैं, वो निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। ठीक है, और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ठीक, लेकिन जब यह खुला रहेगा तो क्या होगा, जब एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश और वर्तिकाग्र खुलता या अनावृत होता है, ठीक है, एक सामान्य पुष्प में क्या होता है, परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होता है, खुलता होता है, ठीक है, खुला रहता है और अनावृत होता है, वो ढका नहीं रहता है, खुला रहता है। वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। वहां पर जो है स्वयुग्मन क्या होता है, दुर्लभ होता है। जब वो खुला रहेगा तो स्वयुग्मन जो है, स्वपरागण जो है वह दुर्लभ होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, एक सामान्य पुष्प में जहां परागकोश और वर्तिकाग्र खुलता तथा अनावृत होता है, वहां पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। ठीक है, इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब वह ओपन होगा, ओपन फ्लावर होगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए पराग और वर्तिकाग्र दोनों को एक साथ विकसित होना चाहिए। पराग से पराग, ठीक है, पराग कोशिका से पराग कण जो है दो और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ विकसित होना चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए, तब यह संभव होगा। इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता होनी चाहिए, एक साथ तैयार होना चाहिए की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पराग कोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास स्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागण संपन्न हो सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पराग कोश और वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास होना चाहिए और दोनों को एक साथ एक समय पर विकसित होना चाहिए ताकि स्वपरागण हो सके। ठीक है, कुछ पादप जैसे वायोला, जिसको पांसी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कैमोलिना कनकवा, ठीक है, 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं, 2 तरह के पुष्प पैदा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्वपरागण में आपने देखा कि कुछ फ्लावर क्या होते हैं, बंद होते हैं। अगर वह स्व फ्लावर बंद है तो उसमें ही जो है परागकण निकलेगा, वर्तिकाग्र पहुंच जाएगा, स्वपरागण कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब फ्लावर खुला होगा तो स्वपरागण होने के लिए, ठीक है, परागकोश का परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ विकसित होना चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए
और दोनों एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्वपरागण संपन्न होगा। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो इसको कंफर्म करने के लिए स्वपरागण हो उनमें, ठीक है, अगर पर परागण न संभव हो तो स्वपरागण अवश्य हो, तो इसके लिए वह दो तरह के फूल बनाते हैं, एक ओपन रहता है और एक क्लोज रहता है। ठीक है, देखें ध्यान से। कुछ पादप जैसे वायोला, जिसे सामान्य पांसी कहते हैं, आक्जेलिस, ठीक है, कोमेलिना, कनकौवा, दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। ठीक है, पहले वाले कहते हैं उन्मिल परागणी पुष्प, उन्मिल परागणी पुष्प, और दूसरा होता है अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। ठीक है, उन्मिल परागणी पुष्प क्या होता है, अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं, जिसके पराग कोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। ठीक है, जो उन्मिल परागणी पुष्प हैं इसके पराग कण, ठीक है, पराग कोश और वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यह जो है यह प्लांट है, एक प्लांट का फिगर है, इसमें दो तरह के फूल हैं, अनमूल्य, ठीक है, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प है इसमें, यह उन्मिल परागणी पुष्प है जो खुला हुआ है, और यह अनुन्मिल्य परागणी पुष्प है जो क्लोज है। ठीक है, यह बंद है। तो जो उन्मिल्य परागणी पुष्प है, ठीक है, यह अन्य पुष्पों की तरह क्या होता है, अन्य पुष्पों की तरह ठीक है, खुला रहता है, अनावृत रहता है। ठीक है, तथा अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होता है, यह कभी भी खुला नहीं रहता है। ठीक, इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस पुष्प में, पुष्प कलिका में परागकोश जब फटते हैं तो परागकण जो है तुरंत वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है और परागण को प्रभावित करता है। अतः अनुन्मिल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मक होते हैं। ठीक है, जो अनुन्मिल्य परागणी पुष्प हैं यह सदैव क्या होंगे, स्वयुग्मक होंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र पट, क्रास या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्तिकाग्र पट क्रास, ठीक है, पर क्रास या पर परागण अवतरण के अवसर नहीं होते हैं, क्योंकि यह फ्लावर क्लोज होते हैं और इसमें ही आपस में ही क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पुष्प किसमें पाया जाता है, वायोला में, आक्जेलिस में और कैमोलिना में। दो तरह के पुष्प होते हैं, एक बंद वाले और एक खुले वाले होते हैं। ठीक है, यह तीन तरह के आप फ्लावर देखें, यह स्वपरागण के लिए, यह भी आपने देखा स्वपरागण के लिए, और यह पर परागित पुष्प है जो क्या है, खुला हुआ है। अब आगे देखें ध्यान से। उन्मिल परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से, ठीक है, यहाँ तक कि परागण की अनुपस्थिति में बीज पैदा करते हैं। जो उन्मिल परागणी पुष्प हैं वह सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। ठीक है, परागण उनमें नहीं होगा तब भी बीज पैदा करते हैं, क्योंकि एक को फ्लावर खुला था उसमें परागण नहीं होगा, तो जो बंद वाला है तो फिक्स है, उसमें होगा ही, तो बीज पैदा करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि अनुन्मिल्य पौधों को इससे फायदे हैं या हानि, क्यों? तो जो अनुन्मिल्य पौधे हैं, ठीक है, उनको यह फिक्स हो जाता है कि उनके बीज बनेंगे स्वपरागण से। ठीक है, लेकिन फायदे जो हैं आनुवांशिक दृष्टि से इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जीन जो है सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है, स्वपरागण हुआ है। आगे इसको आप और समझेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो स्वपरागण हो गया आपका। अब आप देखो सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण, एक ही फ्लावर का, एक ही प्लांट है, उसी के दो फ्लावर हैं, दो फूल हैं, एक ही पौधे के दो फूल हैं, एक फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पहुंच जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सजात पुष्पीय परागण कहेंगे। देखें ध्यान से,
एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। सजात पुष्पी परागण क्या है? एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। ठीक है। यद्यप सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, ठीक है, जिसमें एक कारक एजेंट सम्मिलित होता है। ठीक है, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल पर जाना है उसी पौधे के, तो ये उसके लिए एक एजेंट चाहिए, हवा, कीट। ठीक है, यह चाहिए। सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें पराग कण उसी पादप से आते हैं, पराग कण जो है उसी पादप से आते हैं, इसलिए यह क्या है? स्वयुग्मन जैसा है सजात पुष्पी परागण। ठीक है। अब आप देखो पर निषेचन क्या होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग पौधे होंगे, दो अलग अलग पौधों, एक का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, इसे पर निषेचन कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखें ध्यान से, पर निषेचन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भिन्न पादपों के पराग कोष से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है भिन्न पादपों के पराग कोष से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। इसमें एक ही प्लांट नहीं है, एक ही फूल वाला पौधा नहीं है, इसमें अलग अलग फूल वाले पौधे हैं। ठीक है, एक ही जाति के, तो एक फूल से परागकण जो है दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसको क्या कहेंगे? पर निषेचन कहेंगे। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। ठीक है, तो यह ठीक है ना, यह केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय क्या होगा? आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है, इसमें आनुवांशिक चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा परागण जो है तीन तरह के आपने देखा। परागण के प्रकार कितने तरह के? तीन तरह के। पहला आपने देखा स्वयुग्मन, ठीक है, ऑटोगैमी। ठीक है, इसमें आपने देखा दो तरह के फूल हैं, अगर फ्लावर क्लोज हैं तो उसमें अंदर ही अंदर जो है परागण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरह के फ्लावर आपने देखा जिसमें फ्लावर खुले होते हैं और बंद होते हैं, अगर खुले वाले फ्लावर में परागण नहीं हो पाया तो बंद वाले में फिक्स होगा ही। ठीक है, अब जो है अगला आपने देखा सजात पुष्पी परागण, इसमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और फिर आपने देखा पर निषेचन में क्या होता है? दो प्लांट के फ्लावर यूज होते हैं एक ही स्पीसीज के। ठीक है, अब जो है जो पराग कण है वह जो है कैसे पहुंचता है वर्तिकाग्र पर? पराग कोष से पराग कण निकलता है और वर्तिकाग्र तक कैसे जाता है, कौन से मीडियम है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। परागण के अभिकर्मक या कारक, परागण के अभिकर्मक या कारक के बारे में। पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय तथा एक जीवीय कारक का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे जो हैं परागण के कारक या अभिकर्मक परागण कराने के लिए जो दो लोगों का मदद होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अजीवी कारक और एक होता है जीवी कारक। अजीवी कारक के रूप में वायु और जल आता है, अजीवी कारक के रूप में प्राणी आते हैं। ठीक है, कीट पतंगे आते हैं। देखें, पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में दो अजीवीय, ठीक है, दो चीज है अजीवी और अजीवी। तो पहला देखें, अजीवी में वायु तथा जल तथा जीवी प्राणी कारक अर्थात एजेंट का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं, परागण कंप्लीट कराते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवी कारक का उपयोग करते हैं। अधिकतर पौधे जो हैं परागण के लिए किसका यूज करते हैं? जीवी कारक का उपयोग करते हैं, कीट पतंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत कम पौधे अजीवी कारक का उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत कम ही पौधे हैं जो अजीवी कारक अर्थात वायु या जल का उपयोग करते हैं। वायु तथा जल दोनों ही कारकों में
परागकण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना महज संयोगात्मक घटना है। अजीवी कारक में जो वायु और जल हैं, ठीक है, इनके माध्यम से परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है, ठीक है, यह एक संयोग है, ठीक है, वह नहीं भी पहुंच सकता है। अगर पहुंच गया तो संयोग है, जो हवा से उड़ता हुआ पानी में बहता हुआ वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है। इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति होती पौधे, ठीक है, बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना यह एक संयोग है, ठीक है, संयोग है। तो यह संयोग जो है हो सके, कंप्लीट हो सके, परागकण जो है वर्तिकाग्र पहुंच सके, तो इसके लिए क्या करेंगे पौधे? बीजांड की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण पैदा करेंगे, ताकि कोई न कोई परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए हवा या जल के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार की अनिश्चितता के तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों के क्षतिपूर्ति हेतु पौधे परागकणों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं, बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अजीवी परागण में वायु तथा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है, ठीक है। तो अजीवी परागण में वायु जो है, वायु के द्वारा जो परागण होता है वह क्या है? सर्वाधिक सामान्य परागण है, ठीक है। अजीवी परागण में वायु और जल होता है, लेकिन जो वायु के द्वारा परागण होता है वह सामान्य परागण है, सर्वाधिक सामान्य परागण है। इसके साथ ही वायु परागण हेतु, अब वायु के द्वारा परागकणों को जाना है तो इसके लिए परागकण में कुछ विशेषता होनी चाहिए, ताकि परागकण आसानी से पहुंच सके वर्तिकाग्र तक। तो क्या विशेषता होनी चाहिए? वायु परागण हेतु जो परागकण हैं वो हल्के होना चाहिए, चिपचिपाहट रहित होना चाहिए, वो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। परागकणों की जरूरत होती है, ठीक है। वायु परागण हेतु हल्के और चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें, हवा के झोंकों के साथ उड़कर जा सकें, जब वो हल्के रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे, ठीक है। वे अक्सर 72 अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ठीक है। वह जो है अक्सर 72 अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, ताकि वे आसानी से हवा के बहाव में प्रसारित हो सके, उड़ सकें, ठीक है। तथा बृहद और प्राय पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ठीक है। उनका पिछला हिस्सा कैसा होता है? ठीक है, वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ताकि आसानी से, पूंछ की तरह होता है, ताकि आसानी से वायु में उड़ते परागकणों को आबद्ध किया जा सके। जो वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, पिच्छ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं। जो वर्तिकाग्र होगा वो पिच्छ युक्त होता है, ताकि हवा में उड़ते हुए परागकणों को पकड़ सके, ठीक है। जो परागकण हैं वो हल्के होंगे, चिपचिपा रहित होंगे, वो हवा में जब उड़े हैं तो वर्तिकाग्र कैसा होगा? ठीक है, वह बड़ा वर्तिकाग्र होगा और पिच्छ युक्त वर्तिकाग्र होगा, ताकि हवा में उड़ते हुए परागकणों को आसानी से वह पकड़ सके, ठीक है, ऐसा होगा। वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड, जो वायु परागित पुष्प हैं उसके प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, ठीक है। जो वायु परागित पुष्प हैं उसमें प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, ठीक है। अब एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, इसका उदाहरण कहाँ है? देखें ध्यान से। इसका एक जाना माना उदाहरण भुट्टा है, कार्नकैव, ठीक है। आपने भुट्टे का प्लांट देखा होगा। इसमें आप देखेंगे प्लांट के ऊपर, सबसे ऊपर जो है परागकण बनते हैं, ठीक है, और नीचे जो है वर्तिकाग्र जो है जिसमें भुट्टा लगता है वो बाहर की तरफ लटका रहता है, टेंसल जिसको कहते हैं। आप जो फुंदने टेंसल देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि वर्तिकाग्र और वर्तिका है, जो हवा में झूमते हैं ताकि परागकणों को आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। जो ऊपर से परागकण गिर रहा है
वह जो है पकड़ सकें, इसलिए जो है बाहर लटके रहते हैं। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य होता है। घासों में जो है वो वायु परागण क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वायु परागण के बारे में और उसकी विशेषता, परागकणों की क्या विशेषता होगी और वर्तिकाग्र की क्या विशेषता होगी। ठीक है, अब आप देखो जल परागण। पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। पुष्पी पादपों में वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा परागण जो है काफी दुर्लभ है, कठिन है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है। ठीक है, तो यह कठिन है, इसीलिए यह इसके द्वारा जो परागण से पौधे तैयार होते हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, लगभग 30 वंश हैं, 30 वंशों तक सीमित है। वह भी अधिकतर एक बीजी पौधों में होता है। ठीक है, पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। यह लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी अधिकतर एक बीजी पौधों में होता है यह। ठीक है, इसके विपरीत आप स्मरण करें कि निम्न पादप समूह, जो निम्न पादप समूह हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा आदि के नर युग्मकों, ठीक है, नर युग्मकों के परिवहन के लिए कौन सा साधन चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो निम्न पादप समूह हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट्स आदि के नर युग्मकों के परिवहन के लिए, संचार के लिए, ठीक है, नियमित साधन जल ही है। ठीक है, यह विश्वास किया जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह माना जाता है कि ब्रायोफाइट और टेडोफाइट का जो विस्तार है, जो संख्या है, जो फैलाव है, वह सीमित क्यों है, वह सीमित इसीलिए है क्योंकि नर युग्मकों को परिवहन के लिए और निषेचन के लिए जल की जरूरत होती है और जल हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ब्रायोफाइट और टेडोफाइट का विस्तार क्या है, कम है। ठीक है, जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण जैसे बैलेसनेरिया तथा हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला जो ताजे पानी में उगते हैं, और अनेक समुद्री जलीय घासें जैसे जोस्टेरा आदि हैं। तो जल परागित पादप के कुछ उदाहरण आपने देखा जैसे बैलेसनेरिया, हाइड्रिला जो ताजे पानी में उगते हैं, और अनेक समुद्री जलीय घास जैसे जोस्टेरा आदि हैं। ठीक है, इसमें क्या विशेषता होती है, देखें ध्यान से। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। सभी जलीय पौधे जो हैं वह जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों और वायु से होता है, जैसा अधिकतर थली पादपों में होता है, जैसा कि अधिकतर जमीन पर पाए जाने वाले पौधों में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ठीक है, सभी जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं परागण के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अधिकांश जलीय पौधे जैसे वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी हुआ, जब वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, मुकुदनी, यह पानी के सतह पर पैदा होते हैं, पानी के ऊपर अपना फ्लावर, ठीक है, दिखाते हैं। जब पानी के ऊपर यह प्लांट रहेंगे, ठीक है, आप देखे होंगे तालाब में वाटर हाइसिंथ को, जलकुंभी को, तो इसके फ्लावर जब ऊपर रहेंगे तो कीटों के द्वारा परागण हो जाएगा, वायु के द्वारा हो जाएगा, तो जल की जरूरत नहीं होगी इनमें। ठीक है, जिस तरह से पौधों में होता है, जलीय थलीय पादपों में होता है। एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प, जलीय परागण के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, जो मादा हैं, ये आप देखें बैलेसनेरिया में जल परागण, बैलेसनेरिया प्लांट है, जल परागण कैसे होता है, तो देखें जो मादा पुष्प होता है वह क्या होता है, एक डंठल के द्वारा, वृंत के द्वारा ऊपर चला आता है। ठीक है, और पानी की सतह पे नर पुष्प क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, वर्तिकाग्र तैरते रहते हैं। ठीक है, और वह टकराते हैं उनसे, परागण कंप्लीट होता है। देखें ध्यान से,
एक प्रकार के जलीय परागण में मादा पुष्प एक लंबे डंठल वृंत द्वारा जल के सतह पर आ जाते हैं और नर पुष्प या पराग कण पानी की सतह पर अवमुक्त होकर आ जाते हैं। ठीक है, जो नर पुष्प या पराग कण होंगे वह टूट के ऊपर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। ठीक है, और वह मादा पुष्प क्या होंगे, डंठल सहित ऊपर रहेंगे, नीचे से ऊपर रहेंगे डंठल सहित। ठीक है, अब ये पानी के साथ जो है बहते रहेंगे। जो नर पुष्प हैं या परागकण हैं वो पानी की सतह पर आ गए हैं, बहेंगे। जैसे वैलिस्नेरिया लंबे डंठल के साथ जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। ठीक है, संयोगवश इसमें से कुछ संयोगात्मक रूप से मादा पुष्प और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। कुछ जो है नर पुष्प, ठीक है, यह जो है मादा पुष्प है, यह ऊपर जो है डंठल के रूप में पानी की सतह पर ऊपर आ जाएगा वर्तिकाग्र के रूप में, और यह जो नर पुष्प है यह पानी में रिलीज हो जाएगा और ऊपर बहता हुआ संयोग बस इसके संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण हो जाता है। एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादप जैसे कि समुद्री घास सी ग्रासेस, ठीक है, ध्यान से देखें, एक अन्य समूह के जलीय परागण वाले पादप जैसे कि समुद्री घासों सी ग्रासेस में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे ही पानी में डूबा रहता है तथा पराग कणों को जल के अंदर ही अवमुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सी ग्रासेस में क्या होता है, इसमें मादा पुष्प जल के अंदर ही रहता है और पराग कण भी जल के अंदर ही अवमुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले वैलिस्नेरिया में क्या था, ऊपर लीच किए जाते थे, ऊपर होता था, पानी के ऊपर होता था, इसमें पानी के नीचे हो रहा है। ठीक है, अवमुक्त किया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारी प्रजातियों के परागकण लंबे होते हैं, फीते जैसे होते हैं तथा जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। जल के भीतर निष्क्रिय रूप से बहते रहते हैं। इनमें से कुछ एक वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जल में निष्क्रिय रूप से बहते रहेंगे, कुछ जो हैं बहते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे और परागण पूरा हो जाएगा। ठीक है, जल परागित अधिकतर प्रजातियों के पराग कणों को पानी के भीतर गीले श्लेष्मक आवरण द्वारा संरक्षित रखा जाता है। जो जल परागित अधिकतर प्रजाति के पराग कण हैं वह सुरक्षित रहें, इसके लिए पराग कणों के ऊपर क्या पाया जाता है, श्लेष्मक पाए जाते हैं। गीले श्लेष्मक म्यूकस का आवरण होता है जिससे वह सड़ने नहीं पाते हैं और बचे रहते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा वायु परागण और जल परागण, जो कैसे हैं, अजीवीय कारक हैं, अजीवीय कारक हैं। ठीक है, एबायोटिक एजेंट हैं। अब आपको बायोटिक एजेंट के बारे में पढ़ना है, जीवी कारक के बारे में। ठीक है, जीवी कारक में आप देखें, वायु और जल परागित पुष्प न तो बहुत रंग युक्त होते हैं, जो वायु के द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा होता है, उसके फूल जो हैं न तो बहुत रंग युक्त होते हैं और न तो ही मकरंद पैदा करते हैं, न तो वह मकरंद पैदा करते हैं, न तो उसमें महक होती है, न तो वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि उनका परागण संयोग पर निर्भर है, किसी को बुलाना नहीं है, संयोग पर निर्भर है, और इसलिए जो है वह अपने कलर में, मकरंद में यह सब एनर्जी खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर पुष्पीय पादप, ठीक है, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक या एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कर्मक या कारक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मधुमक्खियाँ, भौरे, तितलियाँ, बर, चींटियाँ, सलब या कीट। ठीक है, यह सब क्या है, बायोटिक है, इनका यूज होगा परागण के लिए। ठीक है, पक्षी का यूज होगा परागण के लिए। इसके अलावा पक्षी में कौन कौन, देखो आप, शकरखोरा, गुंजन पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणी अभिकर्मक हैं। ठीक है, चमगादड़ आदि सामान्य परागणी अभिकर्मक हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ पौधों में जो है निषेचन परागण के लिए जंतुओं का उपयोग होता है। ठीक है, अब इसको जो है और डीप में और विस्तार से अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।